Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about agricultural location theory of land use. It is also known as वॉन थ्यूनेन मॉडल ऑफ लैंड यूज. इसको वॉन थ्यूनेन ने 1826 में दिया था. इसको एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. ये है वॉन थ्यूनेन. इनका जो जन्म हुआ था वो बेसिकली 1783 में हुआ था. 1850 में 67 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी. ये जो रहने वाले थे वो जर्मनी के रहने वाले थे. ठीक है. इसे आइसोलेटेड स्टेट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने भूमि उपयोग प्रारूप का एक सैद्धांतिक मॉडल बनाने का प्रयास किया एवं फसल गहनता सिद्धांत का विकास किया. इसका जो उद्देश्य ये समझाना था कि शहर मार्केट से दूरी बढ़ने पर अलग अलग प्रकार की खेती कहाँ और क्यों की जाती है. ठीक है. अलग अलग रिंग्स के माध्यम से इन्होंने इसको समझाया था. ठीक है. आगे हम देखते हैं मुख्य मान्यताएं, मेन एजम्पशंस क्या लेके चल रहे थे. पहली एजम्पशन जो ये वो था कि एक पृथक भू संपत्ति आइसोलेटेड स्टेट जिसके केंद्र में एक नगर स्थित है. ठीक है. सेकेंड एजम्पशन ये मान के चल रहे थे कि बेसिकली चारों ओर एक समान होमोजीनियस लैंड है जिसमें भूभाग, स्थलाकृति और जलवायु में समरूपता पाई जाती है. ठीक है. विषमता नहीं होती है. थर्ड जो है ये संबंधित था परिवहन से. इन्होंने इसका जो ट्रांसपोर्ट था वो एकमात्र साधन बेसिकली उस समय ये था कि उन दिनों घोड़ा गाड़ी और नाव का ही प्रयोग किया जाता था. ठीक है. और उसका खर्च दूरी पर आधारित होता था. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो है किसान था वो आर्थिक मानव जैसा व्यवहार करता था और अधिकतम लाभ यानी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता था. ठीक. और नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारा है उसमें इन्होंने बताया कि नगर के बाज़ार में किसी विशेष फसल के लिए किसी भी किसान को समान मूल्य मिलता था. ठीक है. और छठा था उसमें कि नगर कृषि भूमि के केंद्र में स्थित है और इसके आसपास कोई भी अलग बाजार नहीं था. ठीक. लास्ट इन्होंने नगर कृषि क्षेत्र के विशेष उत्पादन का एकमात्र बाजार और एकमात्र आपूर्ति करता है, इसको मान के ये असम्पशंस लेके चल रहे थे. ठीक है. आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स के बारे में. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पहला फैक्ट कि इस मॉडल की रचना लगान के अवधारणा के आधार पर की गई थी. ठीक. नेक्स्ट, किसान अपनी ज़मीन पर उसी फसल का उत्पादन करेंगे जो सर्वाधिक लगान देने में सक्षम होगी. ओके. नेक्स्ट हमारा ये है कि किसान अपने लाभ को अधिकतम करेंगे. यह शुद्ध लाभ भूमि लगान, इसको बेसिकली एल के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता था. प्रत्येक पेटी में उन्हीं कृषि वस्तुओं का उत्पादन होगा जिनके लिए ये पेटियाँ बेसिकली जो है उपयुक्त हैं. ठीक है. तो आइए फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर जो रिंग्स इन्होंने बताई थी. इन्होंने बताया कि शहर के चारों ओर अलग अलग कृषि जो है मेखलाएँ या रिंग्स पाई जाती हैं. बेसिकली उन्होंने 6 रिंग्स की बात की थी. ठीक है. आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन. पहले ये इमेज आप देख लीजिए. इसको जो है इसमें बेसिकली सबसे अंदर जो है एक सेंट्रल सिटी है, उसके बाद एक नेविजिबल रिवर है, उसके बाद इन्होंने अलग अलग 6 रिंग्स के बारे में बताया है. ठीक है. इनको आप ध्यान से देख लीजिए, बल्कि इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. बात करते हैं पहले रिंग्स की. जो फर्स्ट रिंग हमारा है बेसिकली जो है शहर के सबसे पास था. ये इसमें बेसिकली मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन किया जाता था. कारण था कि जल्दी ख़राब होने वाले जो उत्पाद हैं बेसिकली वो रखते ताकि मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करने में वो ख़राब ना हो जाए, तो शहर में आसानी से उपलब्ध करा जा सकता है जल्दी. ठीक है. भारी सामान वाली चीज़ें भी बेसिकली यहीं पे उत्पादन किया जाता था. नेक्स्ट हमारा जो था सेकेंड रिंग, उसमें हम जो है इसको फायरवुड एंड लैम्बर प्रोडक्शन रिंग्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. कारण था कि यूरोप में उस समय जलाऊ लकड़ी की भारी मांग थी और लकड़ी भारी होती थी, उसका परिवहन महंगा होता है, इसलिए उसको जो है हमने सेकेंड रिंग में रखा बेसिकली. ठीक. इसमें जो है ईंधन की लकड़ी जंगल के उत्पाद आदि थे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी का मौसम हुआ करता था तो लकड़ी जलाने के लिए बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती थी. आज के डेट में रिलेवेंट नहीं. बात करते हैं थर्ड रिंग की. तो थर्ड रिंग में जो था क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो था. इसको बेसिकली फसल उत्पादन और परती विहीन भूमि कहते हैं, जहाँ पर राई एक महत्वपूर्ण बाजार उत्पाद है, इसको ध्यान रखिएगा. और यहाँ पे उर्वरक का प्रयोग नहीं होता था. ठीक है. खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक नहीं यूज़ करते थे और ना ही भूमि को परती छोड़ते थे. जो प्रमुख उत्पाद राई, जौ और अन्य फसलें वहाँ पे होती थी, खाद्यान्न उत्पादन वाली. बात करते हैं फोर्थ रिंग की. इसको क्रॉप फार्मिंग फॉलो एंड पास्चर के नाम से भी जानते हैं. फसल उत्पादन बेसिकली यहाँ पे परती भूमि, और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट था सप्तवर्षीय फसल आवर्तन, जिसमें 1 वर्ष राई, अगले 1 वर्ष जो है जौ, अगले एक वर्ष जई और अगले 3 वर्ष के लिए चारागाह और अंतिम वर्ष में भूमि को परती रखा जाता था. ठीक है. बेसिकली जो उत्पाद थे राई, जौ, जई, मक्खन, पनीर, मांस आदि था. बात करते हैं हमारे 5वें मेखला की, 5th रिंग की. इसको थर्ड फील्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं. इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इस रिंग में किसान 3 क्षेत्र तंत्र का अनुसरण करते हैं, जहाँ 1/3 हिस्से में फसल होगी, 1/3 भूमि चारागाह के रूप में और शेष जो 1/3 भूमि होगी उसे परती छोड़ दिया जाता था. ठीक है. तो इसमें भी राई जो है एक महत्वपूर्ण फसल थी, तो चारागाह और परती भूमि और एक हिस्सा जो था उसका 1/3 फसल उत्पादन था. बात करते हैं हम अपने लास्ट जो है 6th रिंग के बारे में.
इसको लाइफ स्टॉक फार्मिंग यानी चारागाह और पशुपालन रैंचिंग लाइफ स्टॉक होता था इसमें। कारण था कि मवेशी खुद चलकर शहर तक जा सकते थे, तो आसानी से यहाँ पे जो है इसको इन्होंने रखा, और ये बेसिकली इसीलिए इसको उन्होंने सबसे दूर जो है इसको रखा था। ठीक है, इसमें ऐसे पशुओं को पाला जाता था जो मांस हेतु उत्तम होते थे। ठीक है, तो ये हमने सारे रिंग्स के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इस थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी आपके लिए हम जो है ऐसे शानदार वीडियोज़ लाते रहेंगे।